हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमारा जो साइंस फिजिक्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो क्वेश्चन से चल रहा है उसमें हमने 150 तक क्वेश्चन 175 तक क्वेश्चन कर दिया है। आज हम 176 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है 176 में, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, सी चालक की प्रकृति पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, यानी चालक की प्रकृति पर, इसका सी। उसका 177 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, ए वाट है, बी वाट घंटा है, सी यूनिट है, डी ओम है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है इनमें से कितने आदमी को पता भी होगा? अगर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट में लिख सकते हो। तो इसका जो है सो मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा सही आंसर। तो विद्युत शक्ति का होगा वाट। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ए कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी जो है एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी जितने भी साइंस स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा और 9th-10th में जो है सो पढ़ाया भी जाता है। तो उसका क्या होगा जूल। उसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, ए पेट्रो का, बी हर्बो का, सी नाइट्रो का, डी हाइड्रो का। तो 179 आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो अर्थ जल का मतलब हाइड्रो यानी हाइड्रोजन H2O होता है। तो हाइड्रो क्या होगा, जल का जो होगा सो क्या होगा हाइड्रोजन, यानी H2O हाइड्रोजन आता है ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा हाइड्रो बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा हाइड्रो। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी सामान्य रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप अगर बढ़ता है ना तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उस 181 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा कैसा है मात्रक है, ए वोल्ट, बी कॉलम, सी वाट, डी एम्पियर। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत बल्ब पर 220 या 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। एक विद्युत बल्ब है उस पर 220 या 100 वोल्ट लिखा है डैश देके, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, ए 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 182 का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा सी 484 ओम। उसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है, एक ए जूल पर सेकेंड, बी ए जूल पर कूलम, सी ए जूल पर एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 183 का जो सही आंसर हो जाएगा ए जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। उसके बाद हमारा जो है सो 184 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। 184 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, ए आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 184 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ए श्रेणी क्रम में, ए मीटर को विद्युत परिपथ जो है सो कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या पार्श्वबंध में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 185 का जो होगा ए श्रेणी क्रम में। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, ए आर बराबर भी गुने आई यानी वी आई, बी बराबर आर बराबर भी बाई आई, या सी बराबर सी जो सी को ऑप्शन है आर बराबर आई बाई भी, या डी जो है सो आर बराबर भी माइनस आई। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है सो होता है, इसका बी होगा आर बराबर वोल्ट भी बाई आई। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन के, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन के, सी कोर इलेक्ट्रॉन के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा सो आपका क्या हो जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन के, धातुएं धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, जो परिपथ में जो पूरा विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो इसका जो है सो भी हो जाएगा आमीटर के। उसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस यानी धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, डी में से कोई नहीं। तो 189 का सी हो जाएगा, एमीटर में रहता है, वोल्ट मीटर में रहता है, कुंडली में नहीं रहता है। उसके बाद 190 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। जो इसको हम 190 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो इस दोनों क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 200 वोल्ट होगा, बी 20/3 वोल्ट होगा, ओम होगा, सी 30 ओम होगा, या डी 10 ओम होगा। तो इसका 190 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 30 ओम। इसका क्या हो जाएगा 30 ओम। 191 का सही आंसर है आपका, जो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच
2 कूलम आवेश को ले जाने का कार्य किया जाता है। ए 6 जूल का, बी 24 जूल का, सी 14 जूल का, डी 10 जूल का। तो 191 का क्या हो जाएगा? 24 जूल का, 12/24। उसके बाद 192 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 वोल्ट और 120 वोल्ट है, जब उसे 110 वोल्ट प्रज्वलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? ए बराबर 100 वाट, बी 75 वाट, सी 60 वाट, डी 25 वाट। तो 192 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 192 क्या हो जाएगा? सी, 60 वाट का। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन है, दो ओम के चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधक का अनुपात है। तो 193 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4:1। उसके बाद हमारा 194 क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 194 का जो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा सही आंसर, यानी ए और बी दोनों। उसके बाद 195 नंबर क्वेश्चन है, उन द्वारा एबनोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबनोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी कोई आवेश नहीं, डी में से कोई नहीं। तो 195 क्वेश्चन हो जाएगा, सो ऋण आवेश होगा। उसके बाद हमारा जो है 196 नंबर क्वेश्चन है, जो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सी नियम लागू होता है? ए फैराडे का नियम, फिर बी एम्पियर का नियम, सी कूलॉम का नियम, डी ओम का नियम। तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? जो है इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कूलॉम का नियम। इसका सी आंसर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा आंसर? कूलॉम का नियम। तो 197 क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है, वाट है, वाट घंटा है, जूल घंटा है। तो 1 किलोवाट का जो व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका जो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये एक यूनिट कहलाता है, जो आपने अपने घर में भी सुना होगा। 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली, तो 1 किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से कौन सा पद जो है सो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ए जो है सो I² है, बी IR² है, सी VI है, डी V²/R है। तो 198 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, IR²। 198 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। उसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, टीन का, तांबे और टीन दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का जो फ्यूज जो बनता है ना, उस किस तार का बना होता है, सो इसमें पूछ रहा है। तो इसमें तांबे और टीन दोनों का बना होता है। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल का मान होता है, ए 4.18 कैलोरी, बी 0.24 कैलोरी, सी 0.42 कैलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 200 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, जो क्या होगा? बी। उसके बाद 201 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? ए क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, बी क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, सी क्योंकि इसका गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक है, डी क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो 201 का जो सही आंसर है ना, वो राइट आंसर है ए, क्योंकि इसका गलनांक क्या है? 3380 सेल्सियस है। आपको यह भी इसमें से दो आंसर पता चल रहे हैं क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक 3380 सीसी होता है। तो कोई भी अगर पूछ सकते हैं टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हमारा 202 नंबर क्वेश्चन है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ए 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ जूल से, या बी 1.6 गुने 10⁻⁻30 जूल, या सी 1.6 गुने 10⁻+27 जूल, डी में से कोई नहीं। तो 202 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद 203 नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? ए जो है A/V, बी V/A, सी I पूर्णांक है, और 1/V सी जो है सो 1 वाट यानी 1 VA, डी V-A। तो इसका 203 का जो सही आंसर है वो आपका है सी, VA। उसके बाद 204 क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों में Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलॉम के नियम से उत्पन्न बल होगा। F बराबर K × Q1/Q2/r², बी F बराबर Q1/Q2/r², और सी F बराबर -Q1 × Q2/r। तो अगर दो आवेशों में Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित तो कूलॉम के नियम से उत्पन्न बल क्या होगा? 204 का आंसर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा आपका ए।
एक के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। और उसके बाद 205 नंबर क्वेश्चन है, कूलम के नियम में के का क्या कहा जाता है? ये नियतांक ए समानुपाती नियतांक, सी ए और बी दोनों डी में। देखिए अभी ने मैंने बताया 204 में, ये क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यानी समानुपाती जो है सो एक नियतांक है, और इसको हम क्या समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/R² होता है। उसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन है, दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ए आकर्षण का, बी प्रतिकर्षण का, सी गुरुत्व बल, डी चुंबकीय बल। तो 206 का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, प्रतिकर्षण बल लगता है। उसके बाद 207 नंबर क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ए आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 207 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। उसके बाद जो हमारा 208 नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के कहाँ है? यहाँ पे 208 नंबर, दो पिंडों के को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है। ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी आवेश संरक्षण का नियम, सी सहंति संरक्षण का नियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 208 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, आवेश संरक्षण के नियम को कहा जाता है। उसके बाद 209 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? हाँ ए है, नहीं बी है, हाँ सी है, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 209 का क्या हो जाएगा? नहीं, प्रोटॉन जो है आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। उसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, और उससे जो कोई त्याग दे, अगर कोई अपना ऋण अगर चुका देता है तो क्या हो जाता है? वो धनावेशित हो जाता है। तो 210 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? धनावेशित हो जाएगा। उसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है। और जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी वो ऋणावेशित ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो 211 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। उसके बाद 212 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश है, ये विराम अवस्था में रहते हैं, बी गतिकीय अवस्था में रहते हैं, सी दोनों अवस्था में रहते हैं, डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो स्थिर विद्युत का आवेश, जो स्थिर विद्युत है उसका क्या आवेश रहता है? विराम अवस्था में रहता है, गतिकीय अवस्था में रहता है, दोनों अवस्था में रहता है, किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो 212 का सही आंसर है वो ए है, विराम अवस्था में रहता है। उसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, ए विराम अवस्था में, बी गति की अवस्था में, सी किसी भी अवस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 213 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, गति की अवस्था में। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश रहता है विराम अवस्था में, और धारा विद्युत आवेश रहता है गति की अवस्था में। उसके बाद हमारा 214 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहा जाता है। 214 नंबर यहाँ पे है, और जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहा जाता है। अर्ध विद्युत चालक, विद्युतरोधी, विद्युत चालक, डी निष्क्रिय। तो मुक्त रूप से जो प्रभावित होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत चालक कहेंगे, जो आराम से जाता है उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। उसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। विद्युतरोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं। तो 215 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्युतरोधी कहेंगे, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकती। उसके बाद 216 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहे जाते हैं। ए विद्युत चालक, भी विद्युतरोधी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 216 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, विद्युतरोधी। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसे कहे जाते हैं विद्युतरोधी। उसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं। ए वोल्टेज सेल, बी सूखा सेल, सी संचायक सेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल कहते हैं, सूखा सेल कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 217 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वोल्टेज सेल। उसके बाद 218 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ए ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, डी सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 218 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी इसका क्या हो जाएगा? बी, धन, यानी वो प्लस साइन से माइनस साइन की ओर भागता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस की तरफ जाता है। 219 नंबर क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश का परिणाम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 219 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा।
एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम का प्रभाव को क्या करता है? विद्युत धारा। 220 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक है, ए कूलम है, बी वोल्ट है, सी एम्पियर है, डी ओम है। तो आवेश का जो मात्रक है वो आपका क्या है? कूलम है। आवेश का मात्रक कूलम है। तो हमारा इतना 220 तक क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिएगा और जो है इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड के लोगों के साथ शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।